हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो कि यूकेएसएससी का आपका एग्ज़ाम, जो कि आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम होना है, तो उसमें हम आपका डिटेल सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं, जो कि हम आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि जो आपके क्वेश्चन आने हैं 9th और 10th से यहाँ पे पूछे जाएंगे, और एनसीईआरटी यानी साइंस के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो है आपके 4 भाग यानी 4 चैप्टर जो पहले आपके केमिस्ट्री के कर दिए हैं, यानी केमिस्ट्री लगभग आपकी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स से। तो केमिस्ट्री के बाद अगला टॉपिक आता है आपका फिजिक्स का। तो देखते हैं दोस्तों, फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में आज हम गति पढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, आप हमारे साथ पिछले सेशनों में भी आप बने होंगे, और इस टाइम भी आप हमारे साथ सेशन में बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस आने हैं, तो इसके लिए मैं आपको एमसीक्यूज़ वगैरह भी करवा रहा हूँ। तो आप जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि मैंने एमसीक्यूज़ तो नहीं, लेकिन वन लाइनर के तौर पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए थे। तो दोस्तों, इसी में आज आगे चलते हैं। वो आता है आपका 5वां चैप्टर, यानी जो 5वां भाग आता है आपका गति। तो देखिए, गति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो गति में हम आज पढ़ेंगे, देखिए पहले तो भौतिक अवस्था में देखेंगे क्या क्या आता है। विरामावस्था हो गया आपका, और गतिजावस्था। ठीक है। तो जो विरामावस्था होती है और गतिज अवस्था होती है, उसके बाद गतिजावस्था में पढ़ेंगे कि एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। उसके बाद असमान गति में देखेंगे हम कि त्वरण गति क्या होती है। फिर त्वरण गति के भी 2 पार्ट आते हैं, जो कि समान त्वरणीय गति होती है और असमान त्वरणीय गति होती है। उसके बाद मंदन गति में आएंगे, तो समान मंदन गति और असमान मंदित गति। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। उसके बाद अगला आता है आपका गति के समीकरण। ठीक है। तो गति के समीकरण देखेंगे हम यहाँ पे। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीनों समीकरण यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से वृत्तीय गति देखेंगे, और उसके बाद एक वृत्तीय गति। तो दोस्तों, ये वाला चैप्टर आपका यहाँ से फिजिक्स से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है। तो यहाँ से भी आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, जो कि गति या आप मोशन कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को आप ज़रूर देखिए अंत तक, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और अगर आप जो है यूकेएसएससी के और भी एग्ज़ाम में जो वीडियो वगैरह के, तो आप वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के करते हैं स्टार्ट सेशन। तो देखिए, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब चलते हैं। पहला आता है यहाँ पे आपका विरामावस्था। तो देखिए, विरामावस्था किसको कहते हैं बेसिकली। तो विरामावस्था कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति जो है, स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव न हो रहा हो। ठीक है। तो विरामावस्था बेसिकली वह कहलाएगी जैसे कोई भी पिंड है, तो विरामावस्था उस टाइम कहलाई अगर ये यहाँ से यहाँ पर थोड़ी भी नहीं चलती है। ठीक है। यहीं पे रुकी है, यानी इसकी गति शून्य है, इसका मोशन शून्य है, और ये यहीं की यहीं है। ठीक है। इस समय भी यही है, और कुछ समय के पश्चात भी, यानी टी समय के बाद भी अगर यहीं पे रहती है, तो इसकी गति जो है यहाँ पे विराम कहलाएगी, यानी इसकी गति किसी समय के सापेक्ष, यानी इसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है इसकी स्थिति में। तो यह आपका विरामावस्था कहलाएगी, जो कि आपका बहुत ही बेसिक टर्म है। दूसरा आता है आपका गतिज अवस्था। तो गतिज अवस्था बेसिकली उसको कहते हैं जब किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, यानी किसी एक बिंदु के सापेक्ष, तब यह वस्तु जो है आपकी गतिज अवस्था में कहलाएगी। तो बेसिकली आपका जैसे कोई पिंड यहाँ पर है। ठीक है। तो कोई पिंड यहाँ पे मान लो, इसको आपका पी मान लो। ठीक है। तो कोई पिंड अगर पी यहाँ पे है, अगर ये किसी टी समय में अगर यहाँ से गति करते हुए यहाँ पे जाता है, ठीक है, उसके बाद T1 समय में अगर गति करते हुए यहाँ पे जाता है, तो इसकी जो अवस्था होगी वो आपकी गतिज अवस्था होगी। तो गतिज अवस्था इसी को कहते हैं जिसमें आपके समय के साथ आपका जो परिवर्तन होता है। अगर जैसे कोई पिंड यहाँ पे है और टी समय में आपका यहाँ पे जाता है, फिर टी समय में, T1 समय में फिर आपका दोबारा यहाँ पे आ जाता है, तो ये भी आपकी गतिज अवस्था होगी, क्योंकि ये किसी एक समय में, एक अंतराल समय में, एकांक समय में यहाँ से आपका इधर को गति कर रहा है, फिर इधर को गति कर रहा है, लेकिन यह आपका जो भी गति कर रहा है, भले ही वो वापस दोबारा उसी पॉइंट पे आता है, लेकिन यह आपका जो है
गतिज अवस्था कहलाएगी। अगला आता है आपका गतिज अवस्था के प्रारूप। तो देखिए गतिज अवस्था जो होती है आपकी यानी गति की अवस्था, उसकी जो है विभिन्न तरह की के प्रारूप होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आता है आपका घूर्णन गति। तो घूर्णन गति यानी गोलाकार पथ होता है उसका ऐसे, ठीक है। दूसरा आता है रेखीय गति। तो रेखीय गति में आपका सीधा आता है, यह आपका रेखीय गति कहलाता है। तीसरा आता है आपका कंपन गति। तो कंपन गति में यह आपका दोलन गति करता है ऐसे, ठीक है। दोलन गति बोल सकते हैं, जैसे आपने कोई दोलन देखा होगा, जैसे इस टाइप का रहता है कोई, यहाँ पे अगर किसी पिंड को बांधो, अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे गति करता है, तो ये आपका दोलन गति कहलाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे गतिज अवस्था के 3 टर्म होते हैं, घूर्णन गति हो गया, रेखीय गति हो गया और कंपन गति। अगला पॉइंट आता है आपका जो यहाँ पे, वो आता है आपका अदिश राशि। तो देखिए अदिश राशि किसको बोलते हैं? तो अदिश राशि बेसिकली वो उसे कहते हैं जो किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो, यानी दिशा न हो, लेकिन वह भौतिक इकाई की अदिश राशि में गिनी जाए, ठीक है। जैसे हो गया आपका चाल हो गया, दूरी हो गया, ठीक है। तो अगर कोई पिंड है तो वो किसी चाल से अगर कहीं गति कर रहा है, इधर को गति कर रहा है चाहे इधर को गति, तो ये आपकी जो चाल होती है, अगर हम बोलेंगे जैसे ये कोई पिंड है, ये आपकी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे गति कर रहे हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रहे हैं, तो इसमें आपकी यहाँ पे दिशा नहीं दिखाई जाएगी, तो ये आपका क्या होगा? अदिश राशि कहलाई जाएगी, ठीक है, यानी अदिश कहलाया जाएगा। जैसे आपका चाल हो गया, दूरी हो गई, जैसे हमने कहा कि ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक जाने में, यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट, अगर हम कहेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी आपकी 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये दूरी आपकी 10 किलोमीटर है। तो हो सकता है ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी 10 किलोमीटर है इस दिशा में, लेकिन हो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ए पॉइंट यहाँ पे हो और बी पॉइंट यहाँ पे हो, तो इसकी दिशा ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी, तो इसलिए इसको अदिश राशि कहते हैं। अगला आता है सदिश राशि। तो सदिश राशि बेसिकली वो होता है जिसमें मोल व दिशा दोनों होती है, यानी उसकी जो है चाल का पता भी लगता है और उसकी जो है वहाँ पे दूरी का भी पता लगता है। तो दूरी के पता भी लगता है और दिशा का भी जहाँ पर पता चले उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो अदिश राशि है उसमें केवल यहाँ पे जो है दूरी का पता लगता है, लेकिन आपके जो है दिशा का पता नहीं लगता है। तो अदिश राशि में आपकी दिशा नहीं होती है और सदिश राशि में आपकी दिशा होती है। आपको बेसिकली यही याद यहाँ पे रखना है। और अगले आते हैं, आगे आता है दूरी तथा विस्थापन। तो देखो दूरी उसको कहते हैं, जैसे हम कहेंगे ये ए पॉइंट इसको मान लो और बी पॉइंट ये है, तो हम कहेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर है। तो अगर दूरी की बात करें, अगर कोई व्यक्ति अगर ए पॉइंट पे है और उसको बी पॉइंट पे जाना है, तो वह टोटल 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और अगर हम कहते हैं कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आता है, तो उसकी जो दूरी होगी वो आपकी 20 किलोमीटर होगी, ठीक है। दूरी 20 किलोमीटर होगी क्योंकि पहले वो 10 किलोमीटर इधर चला और 10 किलोमीटर इधर चलता है, फिर इसकी दूरी जो है 20 किलोमीटर होगी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन उसे कहते हैं जो कि प्रारंभिक स्थान से तय की गई टोटल दूरी। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये था और उसका बाद अंतिम स्थान ये था, उसके बाद फिर प्रारंभिक स्थान पे यह आता है, तो यह यहीं पे वापस आ जाता है, तो इसका विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए जो होती है आपकी प्रारंभिक स्थिति अगर ये है, तो यह आपकी वास्तविक पथ है। जैसे पथ का आकार इस प्रकार से दिखाया गया है और जो दूरी आपकी ये है। तो अगर दूरी की बात करें तो दूरी ये और ये दोनों आपकी काउंट होगी ऊपर और नीचे जाते टाइम, ठीक है। और जो आपकी विस्थापन होगा वो आपका विस्थापन प्रारंभिक पॉइंट से टोटल की गई दूरी, ठीक है। तो प्रारंभिक पॉइंट से अगर ये यहाँ जाता है फिर भी यहाँ आता है, तो इसका विस्थापन 0 होगा। अगर प्रारंभिक पॉइंट से ये इस बी पॉइंट पे ही रुक जाता है तो इसका जो है विस्थापन फिर 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यह विस्थापन को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट आपका बनता है वास्तविक पथ, ठीक है। तो वास्तविक पथ वह होता है जो कि आपका उसकी माप की दूरी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति इसकी ये होगी, अंतिम स्थिति होगी ये होगी, तो इसके बीच जो आपकी दूरी चली जाती है उसको आपका वास्तविक पथ कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो दूरी जैसा मैंने आपको बताया था ये अदिश राशि है और उसके बाद जिसका केवल मापन होता है। तो दूरी का केवल आपका मापन हो सकता है, दिशा नहीं होती है दूरी की। उदाहरण के लिए रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछला एग्जाम्पल भी, तो यहाँ पर देख लें, जैसे आपको बोला गया कि रमेश 65 किलोमीटर चलता है,
लेकिन 65 किलोमीटर चलता है, लेकिन इसकी दिशा यहाँ पे बताई नहीं गई, यानी यहाँ पे केवल दूरी बताई गई है लेकिन दिशा नहीं बताई गई, इसलिए दूरी आपका जो है अदिश राशि होता है। अगला आता है विस्थापन। तो देखिए विस्थापन वह होता है किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का मापांक। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति अगर इसकी ये होती है, किसी भी पिंड की प्रारंभिक स्थिति अगर ये होती है और अंतिम स्थिति अगर ये होती है, तो इसके बीच की टोटल दूरी आपका विस्थापन कहलाएगी। और अगर प्रारंभिक स्थिति ये है, फिर यहाँ आता है और फिर वापस ये इसी स्थान पे चला जाता है, तो इसका विस्थापन उस टाइम पे आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, तो विस्थापन आपका सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में आपका पता चलता है कि ये पॉइंट कितना दूर चला है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसका मापन और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो विस्थापन का आपका मापन और दिशा दोनों होती है। जैसा आपका यहाँ पर देख सकते हैं, रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाता है। ठीक है, तो कोई रमेश नाम का व्यक्ति यहाँ पे है, तो वो आपका दक्षिण पश्चिम की ओर अगर आपका 65 किलोमीटर जाता है, तो इसकी दक्षिण, तो यहाँ पे आपका ये आपकी क्या होगी, विस्थापन हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ पे दिशा भी है और आपकी दूरी भी है, तो यहाँ पे यह आपका सदिश राशि कहलाएगा। अगला पॉइंट आता है जो विस्थापन का मूल्य होता है वो शून्य हो सकता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, जैसा कि गोलाकार पथ में होता है। तो जैसा कि आपको मैंने ये भी बताया था, जैसा कि गोलाकार पथ में होता है, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, अगर वह अपने गोलाकार पथ में चल रही है, लेकिन अगर उसका पहला पॉइंट ये है, अगर वह ये दूरी तय करके, ठीक है, डी दूरी तय करके अगर आपका इसी स्थान पर, जो कि प्रारंभिक पॉइंट इसका अगर पी मान लो, तो यहीं पे पहुंच जाती है, तो यह आपका विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर यह यहाँ से, जैसे ये वाला पॉइंट भी आप ले सकते हैं, कोई पॉइंट यहाँ पे है पी, अगर वह इस स्थिति से यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से फिर वापस इसी स्थिति पे पहुँच जाता है, तो इसका जो विस्थापन होगा वहाँ पे यहाँ पे 0 माना जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए प्रारंभिक स्थिति अगर ए की यहाँ पे थी, ठीक है, और यहाँ से गति करते हुए यह इस स्थान पे चलते हुए यहाँ से फिर ए पे आ जाता है, तो इसका जो विस्थापन होगा यहाँ पे 0 होगा, लेकिन दूरी आपकी ये टोटल काउंट करी जाएगी। ठीक है, तो दूरी आपकी यहाँ पे आपकी 2πr हो जाएगी, यानी वृत्तीय पथ के लिए दूरी आपकी 2πr हो जाएगी। ठीक है, तो 2 आपका 2 इंटू पाई का मान आपका 22/7 हो गया, और r जो इसकी रेडियस होगी, यानी आपका जो त्रिज्या यहाँ पे होगी। चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं। तो देखिए दूरी और विस्थापन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए पहले हम दूरी पे चलते हैं। तो दूरी उसको कहते हैं वास्तविक पथ होता है, स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, इसका मान जो है, माप जो है उसकी दूरी कहलाती है। तो जो वास्तविक पथ होता है उसका माप आपका यहाँ पे दूरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है दूरी एक जो है अदिश राशि है, और यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी 0 या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो दूरी की अगर बात करें तो यह हमेशा क्या होती है, यह आपका हमेशा धनात्मक होती है, और यह आपकी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि जो आपकी दूरी होती है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर 50 किलोमीटर चलता है, तो आपकी ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। ठीक है, निगेटिव में कभी नहीं आ सकती, और यह आपका जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे कि किसी ने यहाँ पे डी डिस्टेंस तय की, तो डी डिस्टेंस यानी कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी, तो यह कभी भी जो है आपका 0 नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट बनता है दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है, इसका मापन जो है विस्थापन के मापन से अधिक होता है। ठीक है, तो दूरी जो है आपका विस्थापन के बराबर हो सकती है। जैसा कोई व्यक्ति पी पॉइंट पे है और वह आपका जो P1 पॉइंट पे पहुंचता है, तो इसकी टोटल दूरी यहाँ पे ये हो जाएगी। ठीक है, अगर डी दूरी चलता है तो आपका यहाँ पे डी यहाँ पे इसकी दूरी हो जाएगी, और विस्थापन भी आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। डी विस्थापन इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक स्थिति इसकी ये है और अंतिम स्थिति यहाँ पे है, तो इसलिए आपका विस्थापन भी डी हो सकता है। आगे चलते हैं, विस्थापन की स्थिति जो है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी का मापन होता है। तो विस्थापन मैंने आपको बताया था, जो आपकी प्रारंभिक स्थिति होगी और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अगर किसी की प्रारंभिक स्थिति यह है और वह डी दूरी तय करता है, उसके बाद डी दूरी फिर तय करता है, फिर यहीं पे पहुंचता है, तो आपका विस्थापन 0 हो सकता है। ठीक है, तो यह इकाई धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकती है। तो विस्थापन बेसिकली आपका जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और आपका शून्य भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
अगला आता है दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। यहाँ पे ये दूरी का है और विस्थापन का देखिए, इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। तो विस्थापन आपका या तो दूरी के बराबर होगा या तो आपका दूरी से कम होगा। लेकिन अगर दूरी की बात करें तो दूरी विस्थापन के बराबर होगा या तो दूरी से या तो विस्थापन से अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ में चल रही है तो इसकी त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, 10 मीटर होगी यहाँ पे त्रिज्या। और जो इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियाँ ए और बी रही तो उस वस्तु में तय किया गया विस्थापन। तो विस्थापन आपका यहाँ से प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन ये हो गया आपका, ठीक है। और जो दूरी होगी, दूरी तो क्योंकि उसने यहाँ से चली है तो दूरी आपका टोटल ये हो जाएगा। तो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन आपका जो है टोटल 20 मीटर हो जाएगा। और अगर आपकी दूरी की बात करें तो दूरी का आपका जो अर्धगोले का होता है वो आपका पाई आर होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 आ गई इंटू, और आर आपका रेडियस जो कि 10 है, तो ये आपका 31.4 मीटर यहाँ पे इसकी दूरी आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए अगला आता है एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति किसको कहेंगे और असमान गति किसको कहेंगे, इसको भी पढ़ते हैं। तो देखो एक समान गति, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी अगर 1 घंटे में आपका 20 किलोमीटर चलती है और अगर इसी स्पीड से वह गाड़ी चलती है 5 घंटे तक, इसी स्पीड से चलती है 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो 5 घंटे में ये बेसिकली आपका 100 किलोमीटर चल जाएगी। तो ये आपका एक समान गति होगी, ठीक है, एक समान से चल रही है, जिसका आपका यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। अगला आता है आपका असमान गति, ठीक है। तो असमान गति में देखते हैं, असमान गति होती है आपका यह कोई अलग अलग दूरी या अलग अलग समय में पूरा करे तब वह असमान गति से विचरण करती है। तो जैसा कि समान गति के केस में था कि अगर कोई पर्टिकुलर पिंड अगर एक समान रूप से गति करता है तो वो आपका एक समान गति कहलाएगी। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूँ कोई गाड़ी यहाँ पे मान लो गाड़ी आपकी, ठीक है, ये गाड़ी है आपकी और ये आपकी 1 घंटे में, पहले घंटे में आपकी 20 किलोमीटर चली, दूसरे घंटे में आपकी 15 किलोमीटर चली, तीसरे घंटे में फिर 20 किलोमीटर चली, चौथे घंटे में आपकी जो है 25 किलोमीटर चली। तो ये आपकी बेसिकली असमान गति होगी, क्योंकि यह इसकी गति जो है एक समान नहीं है, तो इसलिए यह आपका असमान गति कहलाएगा। अगला आता है असमान गति जो होती है इसके 2 प्रारूप हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आ जाता है त्वरण गति, दूसरा आता है मंदन गति। तो त्वरण गति उसको कहते हैं यदि कोई वस्तु गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तब यह त्वरण गति कहलाएगा। तो बेसिकली त्वरण उसे कहते हैं जो कि आपका वेग परिवर्तन की दर को आप बेसिकली यहाँ पे एक टर्म आता है वेग परिवर्तन, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हैं। तो बेसिकली जो आपका त्वरण गति होता है वो आपका अगर कोई पिंड ए है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये गाड़ी है, अगर पहले घंटे में आपकी 20 किलोमीटर चल रही है, दूसरे घंटे में आपकी 25 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे में आपकी जो है 30 किलोमीटर चलती है, चौथे घंटे में आपकी 35 किलोमीटर चलती है, तो ये बेसिकली आपका जो है त्वरण बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। गति जो आपकी यहाँ पे 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे जो है गति यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसको हम त्वरण गति कहेंगे। मंदन गति में आ जाता है यदि किसी वस्तु की गति जो है समय के साथ लगातार घटती रहे। तो कोई गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो गाड़ी की पहले घंटे में अगर 20 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरे घंटे में यहाँ पे 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, तीसरे घंटे में आपकी यहाँ पे 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है, तो ये आपका बेसिकली आपका मंदन गति कहलाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है चाल। तो देखिए चाल उसको कहेंगे गति के दर का मापन चाल कहलाता है, यानी जो गति की दर होती है उसको ही हम चाल कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका अगली कक्षा में भी जो 10th का हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें भी बेसिकली ये टर्म आपके काम आने वाले हैं। तो चाल जो है आपका गति की दर का मापन आपका चाल कहलाता है। तो वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई कुल दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो बेसिकली आप चाल को कह सकते हैं चली दूरी बटे समय, ठीक है, यानी कुल दूरी बटे समय आपका चाल आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका
देखिए यहाँ पे आता है चाल एक अदिश राशि है, तो ये भी आपको याद रखना है। चाल एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, यह दिशा रहित होती है। तो चाल आपकी बेसिकली दिशा रहित होती है, दिशा रहित। अगला पॉइंट आता है चाल का मात्रक आपका मीटर पर सेकंड होता है, यानी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर चाल की बात करें तो चाल की जो सूत्र था वो था चली दूरी, ठीक है। तो कुल दूरी बटे समय, तो जो दूरी का मात्रक है वो आपका मीटर हो गया, और जो समय का मात्रक वो आपका सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका मीटर हो गया, और अगर सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड, ठीक है। यानी मीटर सेकंड की घात -1 यानी मीटर पर सेकंड इसको कहते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण करती है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है। तो यदि कोई वस्तु जो है एक समान गति से विचरण करती है, ठीक है, एक समान गति से अगर आपकी कोई वस्तु जा रही है तो उसकी चाल जो है एक समान, उसकी हाँ तो उसकी वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है। तो एक समान गति से जा रही है तो उसकी चाल भी क्या होगी, एक समान होगी, यानी समान गति जो गति होगी आपकी वही आपकी चाल होगी। अगला आता है यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर बदलती रहती है। तो असमान गति को यहाँ पर कहते हैं बदली चाल, ठीक है, यानी चाल जो है आपका बदलती रहती है। जैसे कोई गाड़ी है पहले घंटे में 20 किलोमीटर गई, दूसरे घंटे में आपकी 25 किलोमीटर गई, और तीसरे घंटे में आपकी जो है 10 किलोमीटर जाती है। तो यह आपकी कुल मिला के जो बदलती हुई चाल है, पहले 20 फिर 25 फिर 10, तो इस प्रकार से लगातार चाल बदल रही है। तो इसको बेसिकली हम कहेंगे यहाँ पर बदलती हुई चाल, ठीक है, यानी असमान गति इसको कहेंगे। ये भी जो है आसान पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है इस स्थिति में जो है असमान गति जो होता है किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है। तो असमान गति में जो है औसत चाल आपकी किसी वस्तु के द्वारा चली गई चाल को एक निश्चित माप है, ठीक है। तो औसत चाल आपकी बेसिकली कह सकते हैं जो औसत चाल होता है, औसत चाल का सूत्र होता है इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी बटे कुल समय आपका औसत चाल कहलाता है। इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको यहाँ से याद रखना है। तो क्वेश्चन है इस पे एक बेस किसी वस्तु की चाल का जो है मापन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर दर प्रति घंटे की करे तो वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में पूरा तय करती है, ठीक है। तो उसकी चाल क्या होगी, तो चाल बेसिकली बताया था कुल दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी आपकी 40 किलोमीटर है, समय आपका 5 घंटा है, तो आपकी जो चाल आ जाएगी वो 8 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला और देख सकते हैं, जो चाल अगर किलोमीटर पर घंटे में है, ठीक है, और आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो आपको 5/18 से आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे चाल मीटर पर सेकंड में निकल जाएगी। और अगर चाल मीटर पर सेकंड में है और आपको किलोमीटर में निकालनी है तो आपको 18/5 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये 18/5 और 5/18 यहाँ पे याद रखना है। तो जो 18/5 है वो आपका मीटर पर सेकंड के केस में आ जाएगा, और 5/18 आपका जो है किलोमीटर पर घंटे के केस में यहाँ पे बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं वेग, ठीक है। तो वेग जो है दिशा के साथ चाल के मापन को वेग कहा जाता है। तो जैसे कोई पिंड है यहाँ पे तो उसकी दिशा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो उसका वेग आपका जो है चाल के मापन को वेग कहेंगे, ठीक है। तो जो चाल होगी उसका जो यानी चाल की माप को ही वेग कहते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे वेग का फॉर्मूला होता है जो विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय, ठीक है। अगला आता है वेग एक सदिश राशि है। तो वेग आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये आपको सदिश अदिश ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि वेग कैसी राशि है, चाल कैसी राशि है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक कॉपी में नोट्स बना के अच्छे से यार तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है जिसका परिमाण उसकी जो वेग होता है उसका परिमाण उसकी मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ होता है, ठीक है। तो जो आपका वेग होता है उसका परिमाप जो है उसकी मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तो जो वेग परिवर्तन होता है वो आपका चाल और दिशा के साथ आपका परिवर्तित हो जाएगा।
अगला आता है एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना औसत चाल के अनुरूप होती है। तो जो आपकी रेखीय गति होती है इस टाइप से, तो रेखीय गति में आपकी जो है औसत वेग आपका यहाँ पे हो जाएगा कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। ठीक है, तो रेखीय गति में औसत वेग की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो औसत वेग होगा वो आपका कुल विस्थापन अपॉन कुल समय यहाँ पे कहलाएगा। अगला पॉइंट आता है समान गति से परिवर्तन होने वाले वेग की स्थिति में औसत वेग की गणना निम्नलिखित तरह से की जाती है। तो जो समान गति होती है उसमें आपका औसत वेग जो है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 करके यहाँ पे जो है आपका औसत वेग निकाला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको यार नोट कर दो आप। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 इसको औसत वेग बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है समान गति में। और जो आपका असमान गति की बात कर, अगर रेखीय औसत वेग की बात करें तो यहाँ पे कुल विस्थापन बटे कुल समय आपका आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फॉर्मूला है v औसत यानी वेलोसिटी ऑफ एवरेज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। तो जो इसका मात्रक होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वो एक चाल का इनका दूरी का मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। अगला आता है जो अगर वेग की बात करें तो वेग आपका जो है सदिश राशि है। एक वेग कैसी राशि है, एक आपका सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन आपका सदिश राशि है तो विस्थापन अपॉन समय आपका यह आपका सदिश राशि यहाँ पे बन जाएगा। इसी पे बेस यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, यदि कोई मोटर कार जो है 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में और 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में और 30 किलोमीटर की दूरी जो है अंतिम घंटे में पूरी तय करती है, तो उसकी जो है औसत चाल यहाँ पे क्या रहेगी। तो औसत चाल हमने बताया था कि आपकी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी की बात करें तो 20 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा अपॉन 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 3 70 80 90 90 अपॉन 2, यहाँ 90 अपॉन 3 सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर ये पहला पॉइंट टर्म हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर यहाँ पे 4 पॉइंट आते हैं तो आपका अपॉन में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो है 30 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे इसकी औसत चाल आ जाएगी। अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण जो है आपका असमान गति की स्थिति में त्वरण होता है। ठीक है, यानी असमान गति होती है जब, तभी आपका त्वरण होता है। यानी असमान गति उसको बोलेंगे जब आपकी जो है चाल तुरंत बदलती रहे, यानी वेग परिवर्तन होता रहे। तो आपका जब भी वेलोसिटी यानी वेग आपका परिवर्तन होगा तो उसको आपका त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी को अगर फॉर्मूला लिखें तो त्वरण इक्वल टू आपका वेग परिवर्तन अपॉन समय। ठीक है, तो वेग परिवर्तन अपॉन समय यानी वेग परिवर्तन बटे समय को आप त्वरण कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो यार आप कर दो नोट। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देख लो, यहाँ पे त्वरण को कह सकते हैं हम v माइनस यू, यानी v आपकी जो है प्रारंभिक गति होगी आपकी और u आपकी अंतिम गति होगी अपॉन t। ठीक है, तो t आपका जो है यहाँ पे समय हो गया। ठीक है, तो v आपका जो है आपका अंतिम वेग हो गया और u आपका प्रारंभिक वेग हो गया। अगला आता है त्वरण की स्थिति में जो आपका v होता है, यानी जो आपकी अंतिम वेग होता है वो आपका हमेशा बड़ा होता है प्रारंभिक वेग से, क्योंकि प्रारंभिक वेग अगर कोई पिंड यहाँ पे जैसे मान लो आपकी गाड़ी यहाँ पे है और आपकी गाड़ी को यहाँ पहुँचनी है। ठीक है, तो आपकी गाड़ी जब चलेगी तो शुरू में धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, धीरे 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 उसके बाद उसका वेग बढ़ जाएगा और फिर इस अचानक स्पीड में यहाँ पे अंतिम पॉइंट पे यानी पहुँचेगी यहाँ पे। तो जो ये आपका अंतिम पॉइंट पे जो वेग होगा आपका ये यहाँ पे ज़्यादा होगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया आपका v और ये आपका अंतिम वेग यहाँ पे हो गया। अगला आता है मंदन। तो देखो मंदन यानी मंद, ये इस शब्द से ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो मंद यानी असमान गति की स्थिति में, जो असमान गति होती है उसकी स्थिति में यदि आपका वेग घट रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे अगर यहाँ से वेग बढ़ रहा है और यहाँ आपका धीरे 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 कम हो रहा है, तो इसका आपको इसकी स्थिति में आपका जो है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v आपका जो है अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग और t आपका जो है यहाँ पे समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ही आप मंदन कहते हैं, यानी जो वेग परिवर्तन की दर आपकी अगर कम हो रही हो। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है,
इंपॉर्टेंट है। त्वरण तथा मंदन जो है सदिश राशियाँ होती है। तो बेसिकली आपका जो त्वरण होता है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक त्वरण भी बोल सकते हैं मंदन को। तो जो आपका ऋणात्मक त्वरण होता है वो आपका धनात्मक त्वरण हो या ऋणात्मक त्वरण, ये आपका बेसिकली जो है सदिश राशि यहाँ पे होती है। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि आपका वी यहाँ पे आता है और यू यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो है दो आपके टर्म आ जाएंगे और यहाँ पे आपका टी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी पे बेस एक मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा और 5 सेकेंड में जो है बढ़ा देता है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर बढ़ा देता है तो इस मोटर कार का त्वरण का परिमाप क्या होगा। तो इस मोटर कार का जो त्वरण का परिमाप होगा वो आपका 60 इंटू 1000 अपॉन 3600 इक्वल टू 16.66 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपका इसकी प्रारंभिक चाल आ जाएगी, ठीक है। यानी प्रारंभिक वेग, उसके बाद अंतिम वेग, उसके बाद त्वरण आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देख लो दोस्तों, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और आप नोट कर लो और बाद में हल कर लेना। आगे पढ़ते हैं, गणित गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ठीक है। तो जो आपकी गति होती है उसका जो ग्राफ होता है, दूरी समय ग्राफ, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपका टाइम हो गया, समय हो गया। अगर आपका t1 समय यहाँ पे है, t2 समय है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, कोई पिंड यहाँ पे है, तो कोई पिंड अगर यहाँ से यहाँ चलता है तो आपका जो t1 समय में आपका इतनी दूरी चलता है, ठीक है। उसके बाद जो t2 समय यहाँ पे है, t2 समय में आपका ये इसी समान गति से चलता है तो यहाँ पे पहुँचता है। तो ये पॉइंट पे आपका जो है यहाँ पे दूरी क्या होगी और यहाँ पे आपका समय क्या होगा, ठीक है। तो सीधी रेखा जो है एक समान चाल या वेग एवं शून्य त्वरण की जानकारी प्रदान करती है। तो जो आपका सीधी रेखा होती है, ठीक है, जो ग्राफ हो गया आपका, अगर ऐसी सीधी रेखा दी है, अगर आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ दिया हो, यहाँ पे आपको सीधी रेखा दी हो, ठीक है, तो अगर पूछ ले कि ये आपका जो है कौन सा ग्राफ है, यानी कौन सा त्वरण यहाँ पे त्वरण कितना है, तो यहाँ इस स्थिति में आपका त्वरण जो आपका यहाँ पे शून्य आ जाएगा, क्योंकि जो यह एक समान चाल से यहाँ पे चल रही है, ठीक है, यहाँ पे एक समान चाल से चल रही है, इसलिए आपका त्वरण शून्य होगा। अगर यहाँ पे इसकी चाल अगर यहाँ पे इसके बजाय ऐसे होती फिर ऐसे होती, तो ये आपका यहाँ पे त्वरण आ जाता, ठीक है। तो त्वरण आ जाता, तो इसको यानी हम फिर त्वरण कह सकते थे। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका असमान गति का त्वरण। तो देखिए असमान गति का त्वरण, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर इस प्रकार का आपका डायग्राम यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये आपका असमान गति का, ठीक है, असमान गति का ग्राफ यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी असमान गति या मंदन त्वरण बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये आपका असमान गति का, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये आपकी दूरी होगी, ये आपका टाइम हो गया। तो यहाँ पे गति जो है, अगर दूरी की बात करें, पहले तो आपकी धीरे धीरे यहाँ पे दूरी थी, उसके बाद आपकी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे, और अचानक से जो है हाई यहाँ पे चली जाती है। दूसरे ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले एकदम से ऊपर जाता है लेकिन बाद में फिर अचानक से सीधा हो जाता है और आगे चल के हो सकता है इस प्रकार से हो जाए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका त्वरण यहाँ पर उपलब्ध होता है। अगला आ जाता है आपका जो विरामावस्था में ग्राफ, ठीक है। तो विरामावस्था का ग्राफ, जैसे आपका ये दूरी है, t1 दूरी होगी, ये t2 दूरी, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो कोई अगर पिंड आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर वो t1 समय में उसकी गति देखें तो वो इसी स्थान पर है, ठीक है। t1 समय में यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो t1 समय में वह इसी स्थान पे रहेगा, t2 समय में भी अगर बात करें तो इसी स्थान पे है। तो इसकी जो है आपका विराम, इसका मतलब आपका जो वस्तु आपकी विरामावस्था में यहाँ पर है। तो इससे भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला आप दोनों देख सकते हैं। अगला आ जाता है वेग और समय का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ आपके टी हो गया, ये आपका वेलोसिटी होगी यानी वेग, ये t1 t2 समय हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है v1 यहाँ पे आ गया और v2 वेलोसिटी आपकी यहाँ पे आ गई। तो जो t1 समय में इसकी वेलोसिटी ये थी और t2 समय में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चारों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। आपका असमान गति का जो ग्राफ होता है, यानी समान त्वरणीय गति, यानी जो एक समान त्वरण होता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं T1 ये आपका टाइम हो गया, दूसरा T2 हो गया। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो V1 वेलोसिटी, V1 V2 वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर आपका चलता है कोई पिंड तो इस प्रकार से यहाँ पे रुकेगा, तो V1 वेलोसिटी यहाँ पे V1 वेलोसिटी है, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी V2 है, और यहाँ पे आपका T2 समय में V2 वेलोसिटी यहाँ पे होती है। तो बेसिकली आपका ये आपका पॉजिटिव त्वरण हो जाएगा, ठीक है, यानी धनात्मक त्वरण कहलाएगा। दूसरा आता है असमान त्वरण। तो असमान त्वरण की बात करें यहाँ पे तो T1 समय में यहाँ पे है, T2 समय में यहाँ पे, और T3 समय में यहाँ पे है। और वेलोसिटी की बात करें तो V1 ये हो गया आपका, V2 ये हो गया, और V3 यहाँ पे ये हो गया। तो इस प्रकार से ये ग्राफ चलता है आपका। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका ग्राफ यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी जो आपका A2 और A1 होगा वो आपका इक्वल यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो A2 आपका यहाँ पे हो गया, A1 यहाँ पे हो गया, और A3 आपका इधर हो गया। तो A2 नॉट इक्वल टू A1, A1 नॉट इक्वल टू A3, और A3 नॉट इक्वल टू A2, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आपका इक्वल टू नहीं होने वाला है। अगला देख सकते हैं आप जो है समान मंदित ग्राफ, यानी जो समान रूप से आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो कोई पिंड अगर आपका यहाँ पे था कोई पिंड, ठीक है, इस पॉइंट पे था, आपकी ये वेलोसिटी होगी V1, ये V2, ये V3, ये आपका होता है टाइम T1, T2 और T3। तो यहाँ पे अगर V1 वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे अगर ये पिंड यहाँ से आता है तो यहाँ पे आपका V1 वेलोसिटी आती है, और इसी पॉइंट पे आपका टाइम जो है T2 आता है। अगर इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे आपकी V2 वेलोसिटी यानी V2 वेग हो जाएगा, और T2 आपका समय यहाँ पे हो जाएगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो V3 हो गया, और यहाँ पे आपका समय जो है T3 हो जाएगा, यानी तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो है सीधी रेखा में जो है मंदित गति का परिचायक है, यानी आपकी जो है गति यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। जो आपका वेग है यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसको आप यहाँ पे मंदित गति का ग्राफ कहेंगे, ठीक है। तो मंदित गति का ग्राफ आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं, या इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मंदित गति का ग्राफ कैसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका असमान मंदित गति, यानी जो असमान मंदित गति होती है, ठीक है। तो उसका ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। आपका T1 हो गया, T2 हो गया, T3 ये आपका समय हो गया, ये आपका वेग हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई पिंड यहाँ पे है तो पहले तो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन बाद में अचानक डाउन होता है, फिर आपका अचानक इस प्रकार से चलता है। तो ये आपका V1 वेलोसिटी यहाँ पे होगी, V2 वेलोसिटी अगर यहाँ पे होगी, और V3 वेलोसिटी आपकी यहाँ पे होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यार आप कि किस प्रकार से यहाँ पे वेलोसिटी में आपका चेंज हो रहा है, यानी वेग में आपका चेंज हो रहा है। तो ये आपकी असमान मंदित गति कहलाएगी। और जो मैंने पिछला दिखाया था आपको, पिछला ग्राफ आपका इस प्रकार से था, ये इस प्रकार से ये हो गया आपका ये T1 था, ये T2, ये T3, ठीक है। तो ये अलग अलग समय हो गया आपके, और ये आपका अलग अलग वेग हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सीधी रेखा में है तो ये आपका समान मंदित गति हो गया, ठीक है, यानी एक समान मंदित गति। और अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये आपका असमान मंदित गति यहाँ पे हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है, तो देखिए किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच का क्षेत्रफल जो है V/T ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर कोई पिंड यहाँ पे है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये V1 वेलोसिटी, ये V2 वेलोसिटी। तो कोई पिंड यहाँ से चलता है तो इस टाइम पे इसका जो है वेग V1 है, और आपका जो है T1 टाइम है, और इस पॉइंट पे T2 टाइम है, और जो है वेग आपका यहाँ पे V2 है। तो इस प्रकार से समय अंतराल T2 और T1 के मध्य तय की गई जो विस्थापन होगा वो आपका, ठीक है। तो जो आपका T2 और T1 के मध्य तय किया गया आपका विस्थापन होगा, यानी इन दोनों के बीच का विस्थापन जो आपका होगा वो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। जो त्रिभुज आपका ABC यहाँ पे देख सकते हैं AB, ठीक है, AB और C कहाँ गया आपका, ये देखिए AB और C, इसका क्षेत्रफल आपका प्लस इसका क्षेत्रफल,
यानी जो इन दोनों T1 और T2 के बीच की अगर मध्य की तय की गई दूरी का जो विस्थापन है, ठीक है, अगर T1 और T2 के बीच का विस्थापन निकालें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस इस ट्राइंगल का आपका क्षेत्रफल, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 V2 माइनस V1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस V1 इंटू T2 माइनस T1। तो ये फार्मूला भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है प्रश्न है जो आपका ए और बी वस्तुओं में से कौन सी वस्तु ज़्यादा वेग ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले जो आपका वेग इस प्रकार से चल रहा है तो दूसरा आपका यहाँ पे इस प्रकार से चल रहा है। तो ए ये है और बी ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ए का वेग है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपका ऊपर को सीधे वेग अचानक से बढ़ रहा है, और बी का वेग जो है यहाँ पे नीचे को बढ़ रहा है। तो पॉइंट ये है आपका बेसिक पॉइंट, जो आपका 0 पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे ये आपका ग्राफ का 0 पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आपका ये इधर को चल रहा है, यानी धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपका एकदम से तेज चल रहा है, तो इसका जो बेसिकली आपका वेग होगा वो तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है। और इसका वेग जो आपका वह यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अगर गति की समीकरण की बात करें तो देखिए, असमान त्वरणीय गति में जो प्रथम समीकरण आता है गति का, उसमें आता है आपका अंतिम वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। इस फॉर्मूले के यार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो जो आपका v है वो आपका अंतिम वेग है, ठीक है। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो v आपका ये अंतिम वेग हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे वेग होगा इसका v आपका अंतिम वेग होगा, और जो आपका u होगा ये आपका प्रारंभिक वेग होगा। u यहाँ पे होगा प्रारंभिक वेग। और जो आपका ए की बात करें तो ए आपका यहाँ पे त्वरण होगा, ठीक है। जो इस चाल में यहाँ पे आपका त्वरण होगा वो आपका ए होगा, और जो टी आपका ये आपका समय होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका जो ग्राफीय विधि द्वारा व्युत्पत्ति, यानी प्रथम समीकरण, गति के समीकरण। तो प्रथम गति समीकरण की बात करें तो अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग आपका u है और यह वस्तु 20 सेकेंड बाद अपना वेग v कर लेती है, ठीक है। तो कोई वस्तु यहाँ पे है जैसे, तो वो अपने जो है यहाँ पे 20 सेकेंड बाद अपना वेग जो है यहाँ पे v कर लेती है, u से v कर लेती है। तो इस वस्तु का जो है अंतिम वेग बिंदु b पर होगा, ठीक है। तो बिंदु जो है b पर इसका जो है अंतिम वेग कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रारंभिक वेग यहाँ पे u है, और अगर अंतिम वेग की बात करें यहाँ पे बिंदु b है, तो यहाँ पे आपका अंतिम वेग होगा, यानी आपका u यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वस्तु का त्वरण जो है, अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण अगर आपको निकालना है तो वेग परिवर्तन की दर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, तो वेग परिवर्तन अपॉन यहाँ पे जो आपका समय आ जाएगा, यानी समय में परिवर्तन, ठीक है। तो वेग परिवर्तन अपॉन टाइम, यानी समय में परिवर्तन, यहाँ से बन जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो, ठीक है। तो जो आपका प्रारंभिक वेग था वो आपका 0 था, ठीक है। v आपका प्रारंभिक वेग हो गया, और u आपका जो है नहीं, v आपका अंतिम वेग हो गया, और u आपका जो है प्रारंभिक वेग हो गया, और प्रारंभिक समय आपका अंतिम समय आपका t हो गया, और प्रारंभिक समय यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर a की बात करें तो a का मतलब आपका v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो अगर v की बात करें तो v इक्वल टू, पहले तो इसको यहाँ इधर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ए टी इक्वल टू, अगर t यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ए टी इक्वल टू v माइनस यू आ जाएगा, और अगर यहाँ से v को इधर ही रखें तो ये आ जाएगा ए टी प्लस यू, यानी u प्लस ए टी, यहाँ पे आपका ये समीकरण बन जाएगी। अब द्वितीय समीकरण जो गति की सेकंड समीकरण है, इसकी बात करें तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका s आपका विस्थापन होता है, ठीक है। तो कुल विस्थापन की बात करें तो आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस, तो आपको बेसिकली ये आपको ये समीकरण याद रखना है, तो क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आपका MCQs आने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके सवाल तो आएंगे नहीं वहाँ पे कि इस समीकरण को सिद्ध कीजिए, तो आपका बेसिकली पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा
ये समीकरण आपको याद रखना है, S इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको समीकरण याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अब तीसरा समीकरण जो गति का आता है वो आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v आपका हो गया प्रारंभिक वेग, v हो गया आपका अंतिम वेग, u हो गया आपका प्रारंभिक वेग, प्लस 2 तो 2 ही है, ठीक है, इंटीजर है। ये आपका हो गया त्वरण, और जो आपका s आता है ये आपका विस्थापन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यार गति के समीकरण देखे। उसके बाद ग्राफिक व्युत्पत्ति की बात करें तो कुल विस्थापन आपका यहाँ पे ये समीकरण आपको सिद्ध करके दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक मोटर कार विश्रामावस्था से चलकर जो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 4 मिनट तक चलती है, ठीक है। तो 4 मिनट तक ये चलती है आपकी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से यह चलती है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन जो है और अंतिम वेग क्या होगा। तो पहला आपका आ जाएगा यार जो आपका विरामावस्था में, यानी u आपका जो है प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो u आपका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। a आ जाएगा आपका, a यानी त्वरण है आपका 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका t जो है आपका, यानी समय आपका 4 मिनट है। अगर 4 मिनट को हम जो है सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, मीटर सेकेंड में है, ठीक है, तो इसको भी हमको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 × 60 यहाँ पे आ जाएगा 240 सेकेंड आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ से v निकालना है, तो डायरेक्ट इसको समीकरण में रखना है। तो v इक्वल टू, अगर अंतिम वेग निकालना है v, तो प्रारंभिक वेग आपका 0 था, उसके बाद जो आपका त्वरण था 0.1 था, और जो आपका समय था वो आपका 240 सेकेंड, यानी 4 मिनट को हम 240 सेकेंड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 प्लस आपका आ जाएगा, अगर कोई किसी भी संख्या को अगर आपको 0.1 से गुणा करना है तो आपको जो है आपका पॉइंट जो है उस संख्या के से एक पहले आ जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना, अगर यहाँ पे आपका 0.01 से गुणा करना होता है, आपका पॉइंट यहाँ आ जाता है। अगर 0.001 से गुणा करना होता है तो आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मल्टीप्लाई जो आपको याद रखने हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगला आ जाता है कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मंदन अनुभव करती है, तो 5-6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से वह अपनी स्पीड कम करती है, तो 2 सेकेंड में यह रुक जाती है। तो इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यू आपका जो प्रारंभिक समय आ गया आपका, वो आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी आ जाएगा आपका 2 सेकेंड, ठीक है। और एस जो है आपकी विस्थापन, वो आपका निकालना है यहाँ पे। अंतिम वेग आपका हो गया 0 सेकेंड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यार v इक्वल टू यू प्लस AT वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है। आगे चलते हैं एक समान वृत्तीय गति पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनने वाला है, इसको यार नोट कर दीजिए आप, ठीक है। अगर नोट नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में फंस सकते हैं, आपका 1 नंबर यहाँ से चूक सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए नोट आपको करना है। अब आगे देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब देखिए ये आपकी वृत्त हो गया, ठीक है, ये आपका वृत्तीय पथ हो गया। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो ये एक समान वृत्तीय गति से चल रही है, यानी इसकी अगर यहाँ पे अगर वेग की बात करें तो यहाँ पे v था, यहाँ पे आपका v1 हो गया, यहाँ पे v2 हो गया। तो यह अगर एक समान गति से चल रही है तो इसको एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे भी चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए v1 हो गया, v2 हो गया, ठीक है, v2 v3 v4 v5। तो एक वस्तु अगर एक समान एक समान गति से विचरण करती है, ये इसका तो यार शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक समान गति से यहाँ पे वृत्तीय कक्षा में घूम रही है तो आपका एक समान वृत्तीय गति यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला है एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु वेग में लगातार बदलाव आता रहता है, ठीक है। तो जो एक समान गति होगी उसमें जो है चाल तो आपकी वही रहेगी, ठीक है, चाल आपकी बराबर रहेगी, लेकिन वेग क्या रहेगा, वेग यहाँ पे परिवर्तन रहेगा, ठीक है। तो वेग में जो है परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ पर जो है वेग की दिशा में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वृत्त की बात करें, अगर कोई पिंड यहाँ से चल रहा है तो इस टाइम पे इसकी दिशा यह है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे ये आता है तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। अगर पॉइंट यहाँ पे आता है तो इसकी दिशा यहाँ पे ये हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक
एक ही दिशा में नहीं चल रहा है। गति तो एक समान है लेकिन दिशा आपकी एक समान नहीं है, ठीक है। तो दिशा आपकी लगातार परिवर्तन हो रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से यह आपका जो है इसमें वृत्तीय गति में त्वरण पाया जाता है, ठीक है। तो एक अगर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक समान गति में किस प्रकार का त्वरण पाया जाता है, तो एक समान गति में जो है एक समान वृत्तीय गति होती है, उसमें आपका त्वरण पाया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से होने वाला है। अगला आता है वेग की दिशा जो है किसी भी वृत्तीय गति को स्पर्श रेखा के समान होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो वेग की दिशा होती है, आपकी वेलोसिटी होती है, वो स्पर्श रेखा के समान होती है। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर आपकी मैथ होगी, ठीक है। तो जैसे अगर इस पॉइंट पे हमने स्पर्श रेखा खींचनी है तो इस प्रकार से हम स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचते हैं। अगर इस पॉइंट पे खींचनी है तो ऐसे खींचेंगे, इस पॉइंट पे ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचनी है तो इस प्रकार से खींचेंगे, इस पॉइंट ऐसे खींचेंगे स्पर्श रेखा। तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो आपकी इसी प्रकार से यहाँ पे वृत्तीय गति में होती है। तो वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे देखें तो वेग की दिशा या इधर को है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो वेग की दिशा आपकी इधर को हो जाएगी। अगर इस पॉइंट की बात करें तो वेग की दिशा आपकी इधर को हो जाएगी। तो इस प्रकार से यार आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो 6 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें, ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। अगला आ जाएगा स्पीडोमीटर तथा ओडोमीटर का उपयोग बताएं, तो इसको आपको यहाँ पे होमवर्क में कमेंट करके करना है। दूरी व समय का ग्राफ आपका क्या सिद्ध करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यार इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को हमको मिल रहे हैं। गति समय ग्राफ का ढाल क्या सिद्ध करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। गति की दर में वृद्धि या कमी किस भौतिक इकाई द्वारा सिद्ध होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने ये आपको लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की उपस्थिति को स्पष्ट कीजिए। आप बता सकते हैं गति के तीनों समीकरणों की ग्राफीय व्युत्पत्ति कीजिए। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें तो समीकरण की व्युत्पत्ति नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारा जो है वैसा एग्जाम तो है नहीं, क्योंकि हमने केवल MCQs वगैरह करने हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है गति के तीनों समीकरण आपको याद रखने हैं। अगला आ जाएगा एक समान वृत्तीय गति की विवेचना कीजिए और कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो एक समान वृत्तीय गति के जो उदाहरण हो सकते हैं आपके, पहला हो गया गाड़ी का टायर हो सकता है आपका, ठीक है। जो गाड़ी का टायर होता है वो क्या करता है, एक समान वृत्तीय गति करता है, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे आपकी गाड़ी यहाँ पे सीधी है, सीधी रोड है, यहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पे जो है ये एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। तो वृत्तीय गति तो कर रहा है लेकिन एक समान, और इसकी दिशा हर बार क्या हो रही है, चेंज यहाँ पे हो रही है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं यहाँ पे ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों यार आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई लोगों इस बार जो है वन दरोगा का एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी हालत में, ठीक है। किसी भी चक्कर में जो है वन दरोगा बनना है। वन दरोगा का जो है रिटर्न एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है, उसके बाद तो फिजिकल वगैरह देख लेंगे, ठीक है। पहले आपका रिटर्न क्लियर हो जाए। मैं दुआ करता हूँ आप सब लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए यार इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ। जो आपके की पॉइंट है उनको ही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। की पॉइंट है आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको यार पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना है ना, स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, लेकिन अब हार्ड वर्क तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से ही आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको देखिए यार, अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो जिसको पढ़ना होगा वो तो पढ़ेगा, लेकिन जिसको ऐसे ही मज़े लेना होगा तो वो तो आएगा चैनल पे फिर चले जाएगा। तो जो भी अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो वो आप, मैं समझ सकता हूँ कि वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो इस पे यार जो भी व्यूज़ आ रहे हैं मेरे 20-25 व्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 आदमी प्रिपेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यार कम से कम उनका एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यार आपको जो है अपना पहला आपको सिलेबस पता होना चाहिए अपने एग्ज़ाम का, और आपको जो है आपको सिलेबस को कंप्लीट करना ही करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाते हो फिर आप वहाँ से एग्ज़ाम में फंस जाओगे। एग्ज़ाम में जाओगे फिर आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन तो था ही नहीं है, या ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं। तो इस प्रकार से यार आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और जो MCQs होते हैं उसमें आप आसानी से जो है महारत हासिल कर सकते हो, क्योंकि MCQs बेस्ड एग्ज़ाम ऐसे होते हैं अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका आंसर निकालना है। आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन में दिए रहते हैं, ठीक है। तो आंसर आपके सामने जो 4 ऑप्शन में दिए हैं उन्हीं में से आपको एक ऑप्शन में टिक लगाना है, यानी एक ऑप्शन वहाँ पे छांटना है। तो आंसर में अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा डिटेल में तो आपका आंसर जो है आसानी से यहाँ पे निकल सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपने
बहुत अच्छी मेहनत करी होगी और हमारे चैनल पे यार बने रहे इसी प्रकार से। मैं आपको एमसीक्यूज़ वगैरह भी करवा रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज़ बोले तो आपको वन लाइनर प्रोवाइड करा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ भी उपलब्ध आपको करवा दूंगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा यार, ठीक है। आप सभी लोग मेरे साथ तो व्हाट्सएप पे तो हो ही, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा। और जो लोग व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं यार मेरे साथ, वो अपना नंबर यहाँ पे कमेंट कर देना, बोल देना यार भाई लोग मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे नोट्स दे दो, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यार अपने जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, हैव ए गुड डे।